पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर मैच के साथ उनकी हार उनके फैंस का भरोसा तोड़ रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे डेंजरस टीम्स में काउंट होती थी। लेकिन आज ये टीम कंसिस्टेंसी की कमी, वीक स्ट्रेटजीज और इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे टीम सिलेक्शन की गड़बड़ी है या फिर प्लेयर्स का माइंडसेट ही ठीक नहीं है? आज हम बात करेंगे एक डिटेल एनालिसिस के साथ और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपने मैचेस क्यों हार रहा है और क्या उसको जीत की राह पर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है टीम सिलेक्शन। ये वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उनकी टीम सिलेक्शन की कंट्रोवर्सीज फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म काफी टाइम से एक मेजर इशू बना हुआ है। पाकिस्तान की टीम टैलेंट को नहीं बल्कि कनेक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बिना किसी सॉलिड रीजन के ड्रॉप करना और उनकी जगह रो और इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को टीम में लेके आना। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले कई प्लेयर्स सिर्फ इस वजह से टीम में जगह नहीं बना पाते क्योंकि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग लॉबी का हिस्सा नहीं होते, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम दिन पर दिन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और ये तो आप लोग मैच में देख ही लेते हैं। पाकिस्तान के अगर पिछले कुछ मैचेस का रिकॉर्ड उठाया जाए तो उनके अंदर सिर्फ नए प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे खासे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस। ये बात अच्छी होती है कि नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो लोग अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे फिर भी उनको टीम में रखा जाए, जिसकी वजह से फिलहाल पाकिस्तान टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती है और खासकर बड़े आईसीसी इवेंट्स में। और ये आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देख ही लिया होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर उसके बाद इंडिया के खिलाफ कैसे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम है कैप्टेंसी क्राइसिस। मतलब कि पाकिस्तान का क्रिकेट एक और बड़े इशू को फेस कर रहा है और वो है उनका अनस्टेबल कैप्टेंसी। बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी और अब मोहम्मद रिजवान तक कैप्टेंसी का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ये टीम तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके लीडर का विजन क्लियर हो, लेकिन पाकिस्तान में लीडरशिप का प्रॉब्लम है। बाबर आजम एक ब्रिलियंट बैट्समैन है, लेकिन उनकी कैप्टेंसी में डिसीजन मेकिंग वीक है। फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस और प्रेशर मूवमेंट में उनका डिसीजन मेकिंग क्वेश्चनेबल रहा है। जब भी बड़े आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं या फिर जब भी बड़े टीम्स के सामने मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाए हैं। वो जल्दी से बॉलर्स को स्विच नहीं कर पाए हैं और ना ही उस हिसाब से वो फील्डिंग सेट कर पाए हैं कि सामने वाला बल्लेबाज और भी ज्यादा प्रेशर में आए। यहाँ तक कि वो ये भी स्टडी नहीं कर पाते कि सामने वाले बल्लेबाज की वीकनेस क्या है, जिसकी वजह से उनकी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी कारण से बाबर आजम को मैनेजमेंट ने हटाकर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था, लेकिन ये चीज भी पाकिस्तान के ऊपर उल्टा ही हावी पड़ गई क्योंकि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच में बहुत ही ज्यादा अनबन हो गई, जिसकी वजह से उनके टीम और ड्रेसिंग रूम में बहुत ही ज्यादा प्रेशर आने लगा और टीम उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी जिस हिसाब से मैनेजमेंट चाहती थी। और शाहीन अफरीदी भी उस हिसाब की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए जो कि पीसीबी मैनेजमेंट उनसे चाहती थी। वो भी ज्यादातर लड़ाई करते हुए दिखा करते थे बाबर आजम से और उनके भी डिसीजन कुछ उतने सॉलिड नहीं होते थे। इसी वजह से अब मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया जो कि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में भी वो धार नहीं दिख रही कि वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे। तीसरा रीजन आता है मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर हैंडलिंग इशू। पाकिस्तान के प्लेयर्स में प्रेशर इशू हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत वीक हो गई है। जब भी एक टफ चेज या क्लोज मैच होता है टीम ब्रेकडाउन हो जाती है। ये इशू सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि मेंटेलिटी और माइंडसेट का भी है। बड़े मैचेस के क्रूशियल मोमेंट्स में या तो प्लेयर्स ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर ओवर डिफेंसिव। ये दोनों ही अप्रोचेस बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर 2023 एशिया कप के क्रूशियल मैचेस में टीम प्रेशर में कोलैप्स हो गई थी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान मेंटल टफनेस में वीक है और उनकी टीम इसके ऊपर काम भी नहीं करना चाहती क्योंकि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही देखने को मिला है कि टीम के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही है और खासकर उनके कैप्टन अच्छे अच्छे बॉलर्स को टीम में नहीं ला पा रहे हैं। और नंबर 4 पर आता है डिक्लाइन ऑफ बॉलिंग अटैक। पाकिस्तान की पहचान खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा से फास्ट बॉलिंग के लिए ही फेमस रहा है, लेकिन आज वो स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है। पहले जहां पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे लेजेंड्स थे, आज वहां उनके पेसर्स इनकंसिस्टेंटली नजर आते हैं। इंजरीज भी एक बड़ा इशू है, जहां पे नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर्स फ्रीक्वेंटली इंजरीज की वजह से ही पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को वीक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पिनर्स का भी वही फॉर्म है, बिल्कुल भी अनरिलायबल और बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आते। अगर फिलहाल के चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान के पास इतने बेहतरीन स्पिनर्स नहीं थे जो कि टीम में और भी ज्यादा मजबूती ला सके। जैसे कि आपने देखा होगा पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे क्योंकि स्पिनर्स की कमी थी। दूसरे मैच में इंडिया, जहां पर आज के समय में सबको पता है कि इंडियन ओपनर्स जो कि स्टार्टिंग में स्पिनर से बहुत ही ज्यादा आउट हो रहे हैं, या फिर वो विराट कोहली और रोहित शर्मा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास उतने बेहतरीन स्पिनर्स नहीं थे जो कि इनके ऊपर हावी पड़ सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना ये मैच भी हार गया।
इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड जब पाकिस्तान ने रिलीज की थी तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही आई थी कि पाकिस्तान की टीम में अच्छे स्पिनर्स देखने को नहीं मिल रहे, और वो इसके बाद से टीम में भी देखने को मिले कि जब मैचेस हुए तो वहां पर भी स्पिनर्स उतने ज्यादा किफायतीमंद साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से टीम को काफी नुकसान हुआ है। आज के समय में पाकिस्तान के बॉलर्स डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा रन दे रहे हैं, जो कि एक बड़े कंसर्न का सिग्नल है, और पाकिस्तान मैनेजमेंट को इस पर बहुत ही ज्यादा गौर देना चाहिए। और पांचों पे आता है इंटरनल पॉलिटिक्स और पीसीबी की पुअर मैनेजमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की मैनेजमेंट है। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पॉलिटिक्स होती है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, कोचेस का साथ कॉन्फ्लिक्ट रहती है, और टीम में भी ग्रुपिज्म काफी बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैनेजमेंट ही अनस्टेबल हो तो प्लेयर से कंसिस्टेंसी की एक्सपेक्टेशन कैसे की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर रमीज राजा को हटाकर नजीम शेट्टी को लेकर आने का डिसीजन, फिर शेट्टी को हटाकर जाका अशरफ को लाने का डिसीजन, ये सब फ्रीक्वेंट चेंजेस पाकिस्तान टीम का फोकस तोड़ देती है। और इसमें प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पिछले कोच के साथ अभी सेटल भी नहीं हुए थे कि जबकि दूसरे कोच को ले आए, उनके साथ अभी सेटल नहीं हुए तब तक तीसरे कोच आ गए। इस वजह से फील्ड पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि प्लेयर्स जब तक अपने कोच के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे और सेटल नहीं हो पाएंगे तो वो उतनी अच्छे से एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। और अगर कोच और प्लेयर्स के अंदर बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी तो कोच कैसे अपने प्लेयर्स की कमियों को जान पाएगा। अगर वो जान ही नहीं पाएंगे तो उनकी कमियों को दूर कैसे करेंगे। और जब तक कि इनके कोच, पाकिस्तान टीम के कोच को ये चीज पता चलती है तब तक दूसरे कोच रिप्लेसमेंट के तौर पर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ये तो थी इनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये चीजें ठीक कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग और फेयर टीम सिलेक्शन लानी चाहिए। फेवरेटिज्म को खत्म करो और सिर्फ मेरिट बेस पर सिलेक्शन करो, तभी जाकर एक इंडिया जैसी बेहतरीन टीम बन सकती है। पाकिस्तान अगर इस चीज पे फोकस नहीं करेगा तो आने वाले 50 साल में भी पाकिस्तान की टीम बेहतर नहीं बन पाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें एक बेहतरीन कैप्टन लेके आना चाहिए, जो कि अगले 5 से 7 साल कम से कम कप्तानी करे और एक अच्छे खासे फॉर्म में बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी करे। अगर बल्लेबाजी में वो थोड़ा सा नीचे भी है लेकिन कप्तानी में वो अच्छे होने चाहिए। अगर कप्तान अच्छे हैं तो टीम में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो फील्ड पर अपने आप देखने को मिलता है। साथ ही साथ टीम को मेंटल टफनेस डेवलप करनी होगी। प्रेशर मूवमेंट्स में टीम को हैंडल करना सीखना होगा कि कैसे प्रेशर में अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जाती है। और पाकिस्तान मैनेजमेंट को इस बात पर ध्यान देना होगा कि उनके फास्टर्स के, मतलब कि जो भी फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी इंजरीज कम से कम हो, ताकि वो टीम में और भी ज्यादा अपनी योगदान दे सके। और साथ ही साथ एक अच्छे खासे स्पिनर्स को टीम में लाना होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीसी में स्टेबिलिटी लाओ, मतलब कि फ्रीक्वेंट चेयरमैन और कोच चेंजेस करने से टीम की फोकस टूट जाती है। इसको स्टेबल रखना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा और स्टेबल नहीं होगा तो बाकी टीम तो वैसे ही खराब हो गई। अगर ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर से डोमिनेंट टीम बन सकती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की लूजिंग स्ट्रीक का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।